हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। क्या होती है ठोस अवस्था? इसको अगर जानना है तो थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। जैसा कि इससे पीछे वीडियो लेक्चर में एक हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मात्र दो चीजों से बना है। क्या? एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा, यानी कि मैटर और एनर्जी। दोनों ही अविनाशी हैं। बोथ कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह विज्ञान प्रमाणित करता है। और बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव ही नहीं है। और विस्तार से इसके बारे में जानने के लिए आई बटन पर वीडियो को क्लिक करके आप उसमें विस्तार से देख करके पहले समझ लीजिए, तब इसको अगर देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बहरहाल, अब जैसा कि पदार्थ और ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना है, अब पदार्थ ये ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सामान्य परिस्थिति में पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है। एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस वही आज हमारे अध्ययन का विषय है, कैंटर वही हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। तो बहरहाल इस ठोस की बात हम बाद में करते हैं, पहले द्रव और गैस को थोड़ा संक्षेप में समझ लें। द्रव अवस्था असल में पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मतलब अभी जैसे पानी लें, हम लोग पानी को मान लीजिए 1 लीटर पानी लें, उसको हम थाली में डालें किसी, तो पानी तो 1 लीटर रहेगा, आयतन तो उसका 1 लीटर रहेगा लेकिन आकार थाली जैसा। ठीक, चलिए अब इस पानी को हम किसी बड़े गिलास में उड़ेल दें। अब आप क्या देखेंगे कि आयतन तो अभी भी पानी का 1 ही लीटर है लेकिन अब आकार कैसा हो गया? गिलास जैसा। मतलब पानी का आयतन निश्चित रहा लेकिन आकार बदल जा रहा है। तो ऐसी अवस्था को ही तो द्रव अवस्था कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। दूध, तेल, पानी, ये सब द्रव या तरल के उदाहरण हैं। इनमें बहने का गुण होता है, प्राय ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ये फ्लो करते हैं। चलिए अब गैस अवस्था को थोड़ा सा जान लें। गैस अवस्था तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं एलपीजी, जो रसोई गैस होती है। एलपीजी में आप जानते होंगे मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं। कौन कौन सी? एक है प्रोपेन और एक है ब्यूटेन। ब्यूटेन में भी कौन सी? आइसोब्यूटेन, मतलब 2 मेथिल प्रोपेन, जिसका सूत्र है क्या? प्रोपेन को लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH3, ये तो प्रोपेन हो गई। और दूसरी हो गई CH3 CH, साइड में CH3 और इधर फिर CH3, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये प्रोपेन और इसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है रसोई गैस। दोनों बहुत ज्वलनशील होती हैं, इसी कारण से इनका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोनों गंधहीन होती हैं, कोई गंध नहीं होती है, कोई स्मेल, कोई ऑर्डर, ODOUR नहीं होती है इसमें। लेकिन रसोई गैस में तो कोई ना कोई गंध आती है, एक खास तरह की गंध होती है। क्यों? तो उसमें एक्चुअली एक पदार्थ मिला दिया जाता है गंधयुक्त। भाई क्या? 2H5SH सूत्र है इसका और नाम है इसका एथिल मर्केप्टेन। ये मिलाने से एक्चुअली होता क्या है कि गैस का रिसाव का पता चल जाता है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। व्यक्ति सावधान हो जाता है, अदरवाइज बड़ी ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो खैर, अब इस रसोई गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैस अवस्था में जैसा कि मैंने बात किया कि इसका आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। अब जैसे रसोई गैस है सिलेंडर में है, तो अभी इसका आयतन सिलेंडर जितना है और आकार भी इसका जैसा सिलेंडर का आकार है वैसा गैस का आकार है। अब सपोज करिए इस सिलेंडर को हम किसी बंद कमरे में खोल दें। हालांकि ऐसा करना नहीं है, क्योंकि भैया बड़ी खतरनाक होती है, दुर्घटना हो सकती है, बड़ी ज्वलनशील होती है। लेकिन कल्पना करिए कि अगर इसको बंद कमरे में हम खोल दें तो गैस निकलकर पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी अब इसका आकार कमरे जैसा हो जाएगा। पहले आकार सिलेंडर जैसा था, आकार बदल गया। आयतन अब जितना कमरे का आयतन है उतना आयतन हो जाएगा, यानी आयतन भी बदल गया। तो इसी अवस्था को तो कहते हैं गैस अवस्था।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सामान्य परिस्थिति में गैस रूप में पाए जाते हैं। इनके बारे में अलग अलग चैप्टरों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खैर, अभी हमारे जो अध्ययन का आज का जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। पदार्थ की एक अवस्था, जो हमने भी ठोस अवस्था की बात किया, तो ठोस अवस्था को भी आइए जान लेते हैं। अब ठोस अवस्था की जो खूबियां हैं, इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज, मुख्य जो गुण है, तो नंबर 1 गुण ठोस का कि ठोसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम, आकार मतलब शेप, ये निश्चित मतलब डेफिनिट होता है। जबकि अभी हमने द्रव में पढ़ा क्या कि आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित, और गैसों में क्या पढ़ा कि गैसों का आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित, जबकि ठोसों में इनका आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर देखें, ये ठोस है, अभी इसका आयतन या आकार जैसा है हमारे हाथ में, वैसे अगर इसको पॉकेट में रख लें तो भी इसका आयतन आकार उतना ही रहता, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग ठोस बोलते हैं। दूसरी बात, अंतराणुक दूरी कम होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। मतलब इस ठोस के अंदर जो भी घटक कण हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जो अभी आई बटन पर मैंने शो किया, कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग घटक कण होते हैं। तो जो भी घटक कण है, ठोस अवस्था में जो घटक कण होते हैं, अभी हालांकि इस चैप्टर में भी डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठोस अवस्था में जो घटक कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, या बल्कि यह कहें हम लोग कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होती है। इसी प्रकार तीसरी खूबी क्या है कि अंतराणुक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल होता है इनके बीच। ठोस में जो मोलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं, यानी जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा, जिसको हम लोग इंटर मोलिकुलर फोर्स भी बोल दे रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत मजबूती से ठोस अवस्था में उसके घटक कण बंधे होते हैं। उसके अलावा ठोस अवस्था में जो घटक कण होते हैं, यानी जो परमाणु, अणु या आयन हैं, उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठोस अवस्था में जो भी घटक कण है, जो जहां है वो वहीं फिक्स रहता है। जबकि इसके पहले हम लोग गतिज आणविक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना है और पदार्थ के अंदर अणु सदैव गतिशील रहते हैं। तो क्या वो सिद्धांत गड़बड़ है? यहां तो हम बोल रहे हैं फिक्स है। नहीं, वो सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है, प्रायोगिक तौर पर पूरी तरह सत्यापित है कि पदार्थ के अंदर अणु सदैव गतिशील रहते हैं। हां, बस अंतर इतना है कि ठोस अवस्था में क्योंकि अणु बहुत पास पास हैं, बहुत सटे सटे हैं, उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, मजबूती से बने हुए हैं, तो गति बहुत कम होती है। मतलब अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर केवल कंपन कर पाते हैं, ओसिलेट कर पाते हैं, अपनी जगह नहीं बदल पाते हैं। जबकि द्रव अवस्था में अणु या उसके जो घटक कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे तल में घूम सकते हैं। जैसे पानी के अंदर, अभी गिलास में पानी ले लें तो नीचे का अणु ऊपर जा सकता, अगल बगल वो पूरे पानी के तल में कहीं भी घूम सकता है या घूमता रहता है। और गैस अवस्था में अणुओं के बीच अनियमित गति होती है, वो क्योंकि उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। इस कारण से वो इधर उधर असमान दिशाओं में अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। अब एक बात और अगर हम ध्यान दें, पदार्थ की अवस्थाओं पर असल में दो चीजों का प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से। एक तो ताप ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी भी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणुक बल। अंतराणुक बल ज्यादा होगा, अगर ध्यान देंगे शब्दों पर, अंतराणुक बल ज्यादा होगा, अणुओं के बीच, घटक कणों के बीच बल ज्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वो पास पास होंगे, तो उनकी तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कम होगी। थर्मल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो उनमें गति बहुत कम होगी, पास पास हैं, मजबूती से बंधे हैं, गति कम होगी, यानी थर्मल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, गतिज ऊर्जा ज्यादा है, तो इसका मतलब घटक कणों के बीच में
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा। तापीय ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके घटक कणों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, यानी ठोस द्रव में बदल जाएगा। और तापीय ऊर्जा बढ़ा दें, थर्मल एनर्जी और हम ज्यादा बढ़ा दें तो उनके बीच फोर्स और कम हो जाएगा, घटक कण और दूर दूर हो जाएंगे, यानी गैस बदल जाएगा। यही तो होता है। अभी बर्फ लीजिए, बर्फ ठोस अवस्था है, उसको थोड़ा थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, थोड़ा उष्मा दीजिए, उसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, द्रव में बदल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, तरल बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और तापीय ऊर्जा दीजिए, थर्मल एनर्जी थोड़ी और बढ़ाइए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगभग एक दूसरे के इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शनल हैं, तो बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो और कम हो जाएगा, यानी वो द्रव भी गैस अवस्था में बदल जाएगा, यानी ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल सकते हैं। तापीय ऊर्जा को, थर्मल एनर्जी को बढ़ाकर, थर्मल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल जाएगा और उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स घटता जाएगा। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ये दोनों ही विशेष रूप से उत्तरदायी हैं पदार्थ की अवस्थाओं के लिए। ठोस अवस्था में थर्मल एनर्जी कम होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, जबकि गैस अवस्था में अगर हम देखें तो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगली विशेषता देख लेते हैं हम ठोस की, कि ठोस पदार्थ असंपीड्य मतलब इनकंप्रेसिबल तथा दृढ़ मतलब रिजिड होते हैं। ठोस पदार्थ को कोई भी ठोस ले लें, असंपीड्य मतलब अगर उसको हम दबाना चाहें तो जल्दी दबेंगे नहीं। क्यों नहीं दबेंगे भाई? उसके जो घटक कण हैं ऑलरेडी बहुत पास पास हैं, अब उनको दबाने पर और पास जाने की संभावना नहीं है भाई, इसलिए असंपीड्य इनकंप्रेसिबल है। और रिजिड दृढ़ है। दृढ़ मतलब उनके बीच क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप उनको मोड़ना चाहेंगे, खींचकर तोड़ना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे तो जल्दी अलग नहीं होंगे। अर्थात ठोस बहुत दृढ़ होते हैं। ये ठोसों की कुछ खास विशेष प्रॉपर्टीज या खूबियां थी, विशेष गुण थे। अब आइए ठोसों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हम लोग इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। दरअसल वर्गीकरण करने से, किसी पदार्थ का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इससे उसका अध्ययन आसान हो जाता है, कम समय में ढेर सारी जानकारी उसके बारे में प्राप्त की जा सकती है। ठोसों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक आधार हम लोग लेते हैं, अब ठोसों के वर्गीकरण का एक आधार है क्या, कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसी ठोस के अंदर जो उसके घटक कण हैं, जैसा कि मैंने बताया वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, अभी डिटेल और हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठोस के जो घटक कण हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, मतलब वो किसी निश्चित व्यवस्थित क्रम में आपस में ठोस के अंदर उपस्थित हैं या रैंडमली ऐसे ही इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस आधार पर ठोस दो प्रकार का होता है क्या, एक क्रिस्टली ठोस और एक अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टली ठोस मतलब एमॉर्फस सॉलिड। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा आधार क्या है ठोसों के वर्गीकरण का, अंतराणु बल के आधार पर भी ठोस का वर्गीकरण किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठोस के जो घटक कण हैं उनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है, इस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। तो इस बेसिस पर चार प्रकार के ठोस होते हैं क्या, एक तो है आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड, और धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड, और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस यानी कि कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। इनको भी अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो किसी ठोस में उपस्थित उसके घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस के जो दो मुख्य प्रकार हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, आइए अब इनके बारे में हम कुछ विस्तार से जान लेते हैं। तो क्रिस्टली ठोस को सत्य ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टली ठोस जिसे एमॉर्फस सॉलिड
या सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। तो इनमें अगर हम विशेष रूप से इनके गुणों की अगर तुलना करें तो जैसे पहले हम बात करें इनकी आकृति की, तो दरअसल क्रिस्टलीय ठोस में उनकी एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। मतलब इसके अंदर जो घटक कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में, एमॉर्फस सॉलिड में इनकी जो आकृति होती है अनियमित, मतलब इर्रेगुलर आकृति होती है, और इसके जो घटक कण हैं वो अव्यवस्थित क्रम से आपस में जुड़े होते हैं। मतलब जैसे सपोज करिए किसी ठोस में दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी मान लिया हमने, तो ए और बी दो तरह के पार्टिकल अगर ठोस के अंदर उपस्थित हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में तो जैसे देखिए अगर ए है तो ए से बी जुड़ा है, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। इस तरह से बी तो उसके साथ ए जुड़ा है, फिर बी ए, इधर ए बी, इधर बी ए, मतलब एक निश्चित पैटर्न यहां पर घटक कणों का दिख रहा है ठोस के अंदर। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में, एमॉर्फस सॉलिड्स में अगर हम देखें तो घटक कण इसमें जैसे ए है, ए के बाद बी, ए बी, फिर ए बी, फिर बी, क्रम बिगड़ गया, फिर यहां बी ए, फिर ए, अरे फिर यहां देखिए ए बी, फिर ए बी, इधर ए बी, मतलब कोई निश्चित पैटर्न, कोई निश्चित क्रम यहां पर घटक कणों का नहीं है। यही मेजर डिफरेंस है, मुख्य अंतर है क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में। दूसरी बात, अगर इनके गलनांक की हम बात करें तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, उनका निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित ताप पर वो गलते हैं। जैसे सपोज करिए किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 700 डिग्री सेल्सियस है, तो 700 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जैसे ही पहुंचेगा वह ठोस गल जाएगा, और जब तक पूरा ना गल जाए उसका टेंपरेचर 700 ही रहेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि ताप के एक परास में, ताप की एक रेंज में ये गलते हैं, यानी अनिश्चित होता है गलनांक, अर्थात ताप की एक परास में पिघलते हैं। जैसे किसी अक्रिस्टलीय ठोस का मान लीजिए गलनांक सपोज करिए 500 डिग्री सेल्सियस है, तो 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेंपरेचर जब पहुंचेगा तो वो गलना शुरू होगा। 510, 515, 520, 550 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे वो गलेगा, टेंपरेचर भी बढ़ता रहेगा। तो वहां पर उनका गलने का कोई निश्चित टेंपरेचर नहीं है। अब आइए इसी प्रकार हम इनके स्फुटन गुण यानी क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यानी कटने या तोड़ने की बात करें, तो अगर क्रिस्टलीय ठोस को किसी तीक्ष्ण तेज धार वाले औजार से काटा जाए या किसी तरीके से तोड़ा जाए, तो जब भी ये कटेंगे या टूटेंगे तो इनकी जो सतह होगी वो समतल होगी और चिकनी होगी, मतलब प्लेन और स्मूथ सरफेस होगी, चिकनी सतह होगी और धारदार सतह होगी। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस को हम किसी तीक्ष्ण हथियार से, औजार से काटें या इसको तोड़ें, तो इसके जो कटने वाले भाग होंगे उनकी सतह अनियमित होती है, मतलब इर्रेगुलर सरफेस होती है। इर्रेगुलर का मतलब उबड़ खाबड़ सतह होगी। अब अगर इनके हम गुणों की क्रिस्टल दिशा पर निर्भरता की बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है विषम दैशिक होते हैं, मतलब एनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक होते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसको, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक मतलब एनआइसोट्रोपिक, मतलब अगर किसी भी भौतिक गुण का निर्धारण, जैसे कि विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का मेजरमेंट हम किसी क्रिस्टलीय ठोस के
अलग अलग डायरेक्शन से करें, अलग अलग दिशाओं से करें, तो उसका मान कुछ अलग अलग आएगा। मतलब किसी एक ही भौतिक गुण का निर्धारण किसी एक ही क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हम अगर अलग अलग दिशाओं से उसका निर्धारण करते हैं तो उसका मान अलग अलग आता है। इसी को बोला जाता है विषम दैशिकता, एनाइसोट्रोपी। तो ये विषम दैशिक होते हैं कौन? क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि अब सपोज करिए हमने अभी बनाया था कि ये एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर उसके घटक कणों की व्यवस्था या विन्यास है। अब इसमें मान लीजिए हम इस ए बी डायरेक्शन से कोई भौतिक गुण का निर्धारण कर रहे हैं। तो इसमें सपोज करिए हम लाइट पास कर रहे हैं, तो उस लाइट का संपर्क इस ए बी डायरेक्शन में जब लाइट जाएगी तो उसका संपर्क ए बी बी ए बी ए इस तरह के घटक कणों से उसका संपर्क होगा, इससे उसकी प्रतिक्रिया होगी। जबकि अगर सी और डी डायरेक्शन से लाइट हम दूसरे डायरेक्शन सी और डी डायरेक्शन से लाइट पास करें, तब उस लाइट का जो संपर्क होगा अलग अलग घटक कणों से होगा। जैसे इसके बाईं तरफ बी 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 ये घटक कण हैं एक तरह के, जबकि दाईं तरफ ए ए ए ए ए इस तरह के घटक कण हैं, यानी एक तरह के दूसरी तरफ घटक कण, जबकि इसमें मिक्स टाइप के घटक कण आ रहे थे। तो इस कारण से अलग अलग दिशाओं से किसी भौतिक गुण का जब हम निर्धारण करते हैं, उसका मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसके मान अलग अलग आते हैं। इसे ही बोला जाता है विषम दैशिक गुण। अब जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। मतलब इनके अगर भौतिक गुणों का निर्धारण अगर अलग अलग दिशाओं से भी हम करते हैं तो भी हर दशा में उनका मान एक जैसा ही आता है। जैसे यहां पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए लाइट हम यहां से पास करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, मान लीजिए अपवर्तनांक निकालना है, इधर से लाइट पास करते हैं, तो इसमें कौन कौन से घटक कण संपर्क में आ रहे हैं देखिए। तो ए बी इधर बी बी ए, ठीक बात। अब अगर हम इस डायरेक्शन से लाइट पास कर रहे हैं तब भी वही ए बी बी मतलब बी 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 ए, जैसे इसमें बी 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 ए ये आ रहे थे तो ऐसे बी 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 ए। इधर देखिए ए बी इधर भी आ रहा था ए बी, मतलब समान स्थिति मिल रही है, क्योंकि अब व्यवस्थित क्रम से पड़े हैं। तो अब व्यवस्थित क्रम में होने के कारण चाहे जिधर से भी लाइट जाए हर दशा में उसको लगभग एक ही तरह के समान पार्टिकल का सामना करना पड़ता है, और इसलिए उसका मान हर दशा में एक ही आता है। एग्जाम्पल की अगर इनकी हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं जितने भी मेटल्स होते हैं सभी धातु में, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु में, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। इस तरह लवण सॉल्ट्स जो होते हैं जैसे NaCl, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 आदि। इसी तरह शर्करा जो चीनी होती है, सुक्रोज, ये भी क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार बर्फ जो आइस होती है क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज, SiO2 क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में रबर, उसके अलावा प्लास्टिक, मक्खन, बटर जो होती है, मोम, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह कांच, ग्लास जो कांच होता है, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है जबकि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। बहुत विशेष बात है, जबकि क्वार्ट्ज से ही कांच बनाया जाता है। इसके प्रोसेस के बारे में डिटेल हम आगे चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे थोड़ा बहुत कि कांच जो होता है जनरली सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका क्वार्ट्ज को आपस में मिला करके सोडा ग्लास बनाया जाता है। तो क्वार्ट्ज दो क्रिस्टलीय ठोस है जबकि कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच की एक और खूबी होती है, अगर हम किसी पुरानी इमारत में देखें खिड़की में लगे हुए कांच को, तो आप उसमें पाएंगे कि काफी लंबे अंतराल के बाद जो कांच होता है ऊपर से नीचे धीरे धीरे फ्लो करता है, जिसके कारण नीचे उसकी कुछ मोटाई बढ़ जाती है और ऊपर वह पतला हो जाता है।
यानी कांच में बहने का गुण होता है द्रवों के तरीके से ही, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। इसके अलावा कांच को आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात इसमें कुछ धुंधलापन, कुछ मिल्की कलर, दूधिया कलर हो जाता है इसका। तो एक्चुअली होता क्या है कि काफी समय के पश्चात कांच में कुछ क्रिस्टली गुण आ जाता है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाती है, इस कारण से इसका कलर मिल्की हो जाता है। तो इस प्रकार से अब आपको मेरे ख्याल से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग ठोस का जो दूसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल किसी ठोस के अंदर जो घटक कण होते हैं उनके बीच किस प्रकार का बंध, किस प्रकार का बल लगता है, इसके आधार पर जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 4 प्रकार के ठोस होते हैं। एक है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग जानकारी करते हैं। ये टेबल के माध्यम से मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। इससे आप एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस का इजीली आप आंसर दे पाएंगे। अगर डिटेल पूछा जाए तुलनात्मक, इनको ऐसे लिख देंगे। अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग पर्टिकुलर अभी मैं बताने चल रहा हूं उसको लिख देंगे। अगर सपोज करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई पुट अप होता है तो उसका जवाब भी आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि ठोस का एक प्रकार है आणविक ठोस। आणविक ठोस एक्चुअली अणुओं से बना होता है। इसके भी फर्दर 3 टाइप होते हैं। एक है अध्रुवी मतलब नॉन पोलर सॉलिड, दूसरा है ध्रुवी यानी पोलर सॉलिड और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब अध्रुवी यानी कि जो नॉन पोलर मोलिकुलर ठोस है वह, उसके बीच जो घटक कण है वो अध्रुवी अणु होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और इसमें जो अंतरकणीय बलों की जो प्रकृति होती है उनके बीच बॉन्डिंग होगी। तो इन अध्रुवी अणुओं के बीच में वांडरवाल आकर्षण बल या जिसको हम लोग लंदन परिक्षेपण बल, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं, इस तरह का बंध पाया जाता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। एग्जाम्पल अगर देखें इसकी तो आर्गन जो गैस होती है सॉलिड रूप में, हाइड्रोजन सॉलिड रूप में, आयोडीन सॉलिड रूप में, CO2 सॉलिड रूप में जिसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, CCl4, इन मॉलिक्यूल्स में वास्तव में अगर हम देखें तो अध्रुवीय बंध पाया जाता है और इस कारण से इनको हम अध्रुवीय आणविक ठोस कह देते हैं। इनकी अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, मतलब इजीली इनको तोड़ा जा सकता है। विद्युत चालकता का गुण यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कारण क्योंकि इसमें आयन नहीं होते ना भाई। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आयन की उपस्थिति जरूरी है, आयन ही उत्तरदायी होते हैं करंट के प्रवाह के लिए। अब इसी तरीके से अगर इनका हम मेल्टिंग पॉइंट गलनांक देखें, गलने का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ये गलते हैं, तो इनका गलनांक बहुत कम होता है। किसका? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का, जिसके एग्जाम्पल आपको यहां दिए गए हैं। इसी तरह से दूसरा अगर बात करें ध्रुवी या पोलर मोलिकुलर सॉलिड, असल में इनके जो घटक कण हैं वो ध्रुवी अणु हैं। पोलर मोलिक्यूल्स, पोलर मोलिक्यूल्स वैलेंसी वाले चैप्टर में आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जैसे HCl ले लें हम तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, Cl पर डेल्टा नेगेटिव पोलरिटी आ जाती है उस मोलिक्यूल में, तो पोलर मोलिक्यूल्स। अब इनके बीच जो बॉन्ड होता है इन मोलिक्यूल्स में, पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्ड होगा तो बॉन्ड होता है इसमें द्विध्रुव आकर्षण, मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसकी तो HCl सॉलिड रूप में, SO2 सॉलिड रूप में, अमोनिया सॉलिड रूप में, ये ध्रुवी
आणविक ठोस का उदाहरण है। ये भी अगर भौतिक अवस्था देखें तो सॉफ्ट होते हैं, इजिली टूट जाते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें भी आयन नहीं है और इनका भी गलनांक बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अब हाइड्रोजन बंधित अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो ये जनरली इनके जो घटक कण हैं हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम जो अणु हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। इनके अणुओं में बंध कैसा पाया जाता है तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो H2O सॉलिड रूप में, मींस बर्फ, आइस। इसी तरह से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड रूप में, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है। उसके अलावा अब इनके भौतिक गुण की बात करें तो ये जनरली हार्ड होते हैं। उसके अलावा विद्युत के ये भी कुचालक, इंसुलेटर हैं, मतलब करंट प्रवाहित नहीं होता इनमें। गलनांक की अगर बात करें तो इनका गलनांक भी बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब दूसरे प्रकार के जो सॉलिड हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड। अब ये धनायन और ऋणायन यानी कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं आयनिक सॉलिड। इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, कैसा बल लगता है, अगर इसकी बात करें इनके घटक कणों के बीच में तो उसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलंबिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स या कूलंबिक फोर्स इनके घटक कणों के बीच लगता है, जिसके कारण वो बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, वो एक आयनिक सॉलिड है। इसी तरह से MgO, ZnS, CaF2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब इनके अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर, भौतिक गुण, भौतिक अवस्था की बात करें तो ये कठोर होते हैं जनरली सामान्य परिस्थिति में, लेकिन भंगुर होते हैं, मतलब हार्ड लेकिन ब्रिटिल होते हैं, चोट मारने पर टूट जाते हैं। विद्युत चालकता का गुण अगर आयनिक सॉलिड में देखा जाए तो ठोस अवस्था में तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में अगर इनको हम गला दें या जली विलयन में घोल दें तो इनके अंदर सुचालकता का, कंडक्टिविटी का गुण आ जाता है। मतलब नमक अगर ठोस रूप में है, उसके अंदर करंट आप चाहें प्रवाहित हो जाए तो नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन उसको अगर मेल्ट कर दें और अगर किसी विलायक जैसे पानी में घोल दें तब बहुत तेज करंट दौड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसके आयन सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन फ्री हो जाते हैं और जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। बहरहाल इसी क्रम में अगर आयनिक सॉलिड के हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, उच्च होता है मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कैटायन एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स द्वारा, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कह देते हैं, उसके द्वारा मजबूती से बंधे हुए हैं, कूलंबिक फोर्स द्वारा मजबूती से बंधे हैं। इस कारण से इनको अगर हम मेल्ट करना चाहें, गलाना चाहेंगे तो कंपैरेटिवली कुछ हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। चलिए अब इसी क्रम में ठोस के एक तीसरे प्रकार धात्विक ठोस की अगर हम बात करते हैं, मेटलिक ठोस की बात, तो ये जनरली एटम से मिलकर बने होते हैं कहें, या दूसरा ये कह सकते हैं कि ये विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के समुद्र द्वारा घिरे हुए धात्विक धनायन से बने होते हैं। मतलब कि पूरे मेटल के अंदर डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन व्याप्त रहते हैं, जस्ट लाइक एक तरह से हम कह सकते हैं उनका समुद्र है, और उसमें मेटल का कैटायन जगह जगह उपस्थित रहता है। यह व्यवस्था होती है धात्विक ठोस के अंदर। अब इसी कारण से जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इस तरीके से इसमें यानी कि कुल मिलाकर ये मेटल कैटायन के द्वारा बने हैं जो विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के समुद्र द्वारा घिरे रहते हैं। इनके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है। मेटल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं एटम है या फिर मेटल कैटायन है जो विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के समुद्र द्वारा घिरे हुए हैं।
तो इनके बीच में बंध कैसा होगा, बल कैसा लगेगा? तो इनके बीच में धात्विक बंध होता है, मेटलिक फोर्स बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल अगर देखें तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितनी भी धातुएं हैं सब में मेटलिक फोर्स रहता है। अगर इनकी भौतिक व्यवस्था की बात करें तो ये कठोर होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, किंतु तन्य होते हैं। चोट मारने पर तन जाते हैं, फैल जाते हैं, मतलब हार्ड एंड डक्टाइल होते हैं। और विद्युत के ये सुचालक होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। अब अगर इनके गलनांक की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटलिक फोर्स होता है इनके बीच में। अब इसी तरह से अगला प्रकार, चौथा प्रकार अगर हम देखें ठोस का, तो वो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। इनके घटक कण एटम, परमाणु से मिलकर बने होते हैं ये। अब अगर इनके बीच हम बंध देखें तो इनके घटक कणों के बीच जनरली सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। हीरा की बात करें, अगर इनका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाता है हीरा, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, SiO2, रेत या बालू भी कह देते हैं जिसको हम लोग। उसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट, ये सब एग्जाम्पल हैं सहसंयोजक ठोस के, कोवलेंट सॉलिड के। अब इनमें अगर हम विशेष देखें थोड़ा सा, तो हीरा का जो सिंबल लिखा है वो BC लिखा है, ग्रेफाइट का सिंबल BC लिखा है। एक्चुअली हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रोप्स हैं। अपरूप मतलब ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के तत्व से मिलकर बने हो लेकिन उनके गुण अलग अलग हों, तो ऐसे पदार्थों को अपरूप, एलोट्रोप्स कहा जाता है। तथा इस गुण को, इस घटना को, इस क्रिया को अपरूपता, एलोट्रोपिज्म कहते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, दोनों कार्बन से बने होते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर होता है। हीरा बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, करंट फ्लो नहीं करता। इसके विपरीत ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, स्नेहक होता है और विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये असल में इनके घटक कण यानी जो कार्बन के एटम हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, किस हिसाब से जुड़े, इस आधार पर इनके गुण डिपेंड करते हैं। एक्चुअली हीरा के अंदर क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फलकी क्रम में टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होता है, यानी चारों वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए यह हार्ड होता है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा हेक्सागोनल मैनर में, और द्विविम परत यानी डबल लेयर के रूप में व्यवस्थित होती हैं इसकी परतें। और 2 परतों के बीच जो चौथी वैलेंसी होगी कार्बन की, वो 2 परतों के बीच में एक तरह से पाई बॉन्ड बनाती है, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसका वास्तव में न पूरी तरह से अपर लेयर के कार्बन जुड़ा है, न पूरी तरह से नीचे वाले लेयर के कार्बन जुड़ा होता है, यानी फ्री रहता है, लूजली बॉन्डेड रहता है, जिसके कारण जब विभवांतर अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। मींस ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक मतलब कंडक्टर हो जाता है। तो जैसा कि अभी हम समझा चुके हैं, डिटेल में अगर देखें तो ये जो सहसंयोजक ठोस है वो जनरली कठोर होते हैं, जैसा कि हीरा, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड ये सब। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, मृदु यानी सॉफ्ट होता है। हीरा, क्वार्ट्ज ये सब कुचालक हैं, ग्रेफाइट क्या है, सुचालक मतलब कंडक्टर है। इसके अलावा अगर इनके हम गलनांक की बात करें, सहसंयोजक ठोसों के जो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इनका अगर गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये गलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है वो बहुत उच्च होता है। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अब मैं समझता हूं आप लोगों को बखूबी ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको याद करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।